नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। नीट जल्द ही आने वाला है, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको मालूम चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहां पर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें तीन चीजें होती है। एक तो प्लेटिनम होता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस होती है और तीसरा उसमें HCl होता है। और जो हम वहां पर कॉपर का सोल्यूशन लेंगे वो होता है कॉपर सल्फेट। और बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप सोल्यूशन लोगे उसकी मोलरिटी 1 मोलर होनी चाहिए और जो HCl आप लोगे उसकी मोलरिटी भी 1 मोलर होनी चाहिए और जो गैस है उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए। अब चेक कीजिए, प्लेटिनम तो सॉलिड होता है, यहां पर H2 0.1 बार है तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पर देखिए हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन यहां नीचे देखो 0.1 मोलर है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहां पर कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हो गया 3, यानी प्लेटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन इन 1 बार, HCl की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो यहां पर इन्होंने एक इक्वेशन दी है जहां पर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस फॉर्म में दिया है और पूछा है कि ग्राफ किस किस के बीच मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस लॉग मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन के बीच। तो आपने नस्ट इक्वेशन पढ़ी होगी। नस्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल ऐसे कुछ होता है माइनस, और ऊपर होता है 0.0591 बाई NF और इधर होता है लॉग और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है। ये देखिए, ये हमारे पास Mg का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये माइनस 0.0591 और ये बाई 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो रहे हैं और लॉग 1 बाई Mg प्लस 2। तो Mg जो सॉलिड में होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने क्या लिखा, Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए बच्चों, जब आप इसको लॉग के फॉर्म में लाओगे ना, E इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591 बाई 2 और लॉग और आगे है Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और ये जो है y इक्वल टू mx प्लस c के जैसा, यानी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तो जो ग्राफ होता है y और x के बीच बनता है। तो ग्राफ किसके बीच बन रहा है, E Mg2 प्लस Mg और log Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के बीच। ठीक है, और तो बच्चों हमेशा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। और जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, स्लोप विल इक्वल टू 0.059 बाई 2 और जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, E नॉट प्लस। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलर्स लॉ स्टेट दैट। तो जो कॉलर्स लॉ है वो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में बताता है। जो पहला ऑप्शन है उसमें फिनाइट डाइल्यूशन है तो वो नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो आयन है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है उसमें केवल कंडक्टेंस दे रखा है तो ये पॉसिबल है नहीं। और जब दूसरा ऑप्शन आप पढ़ोगे यहां पर दे रखा है कि जो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो किसी दूसरे आयन के नेचर पर डिपेंड करता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 4। अब पढ़िए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर विद द नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अदर आयन किस तरह का है, बड़ा है छोटा है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड व्हेन no current is drawn through the cell is called cell EMF. 5. Which of the following statement is not correct about inert electrode? Inert electrode यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो सरफेस प्रोवाइड करता है या तो ऑक्सीडेशन के लिए या तो रिडक्शन के लिए। क्लियर? तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा डी, इट प्रोवाइड ए सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं है, नॉट दिया है ना। पहला ऑप्शन क्या है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ये भी ठीक ऑप्शन है। इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन के लिए होगा। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन भी होता है इसके सरफेस के थ्रू, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। 6, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज मोर देन इंटरनल पोटेंशियल। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 3, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा होता है और उसका सेल का खुद का पोटेंशियल कम हो जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगता है। 7, which of the statement about solution of electrolyte is not correct? पहला, the conductivity of solution depend upon the size of ion, ये बिल्कुल सही है, साइज छोटा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन, बिल्कुल जितना विस्कोसिटी बढ़ेगी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। तीसरा, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ये गलत स्टेटमेंट है, ये आंसर हो जाएगा। जो कंडक्टिविटी है वो सॉल्वेशन पर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा आयन का हाइड्रेटेड साइज होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। अब फॉर एग्जांपल जो लिथियम है उसकी कंडक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू रुबिडियम। और लास्ट है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहां पर जो Cr2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और ये हो गया आपका +3, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर भी ऐसा हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 जा रहा है, तो ये भी एक तरह का रिडक्शन पोटेंशियल है, और +3 से 0 जा रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो इसका उल्टा कर दो, पहला हो जाएगा हमारे पास -1.33, दूसरा हो जाएगा -1.36, और तीसरा हो जाएगा -1.51, और चौथा हो जाएगा +0.74। ये सबका मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, ये वाला, यानी Cr से Cr3+ बनने में ना। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 2 Cr। ठीक, तो जो Cr है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। 9, यूज द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 8 एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये डेटा है क्वेश्चन नंबर 8 का, और यहां पर सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, जैसे पहला है 1.33, दूसरा है 1.36, तीसरा है 1.51, और चौथा है 0.74। तो बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो इजिली रिड्यूस हो जाएगा, ये तो हुआ। तो इसका मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, ये किसका, मैग्नीज का, और वो किसका है, MnO4 का। तो MnO4 आसानी से Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो बच्चों आंसर हो गया 3। अगेन डेटा वाला क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर 8 की डेटा पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो इन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे पहला वाला कंसेप्ट हमें इस्तेमाल करना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक।
ठीक, अब देखो पहला वाला का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.33, दूसरे वाले का होता है -1.36 और तीसरे वाले का होगा -1.51 और चौथे वाले का होगा +0.74। तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद कौन सा होना चाहिए? ये वाला आना चाहिए, उसके बाद ये और उसके बाद ये, यानी तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 11, use the data given in question number 8 and find out the most stable ion its reduced form। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा मैंने रखा है पहले से ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो मोस्ट इजिली रिड्यूस फॉर्म कौन सी होगी? तो बच्चों यहां पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। और यहां पर जो MnO4- है वो किस में रिड्यूस हो रहा है? Mn2+ में। तो ये सबसे स्टेबल रिड्यूस फॉर्म होगी। तो बच्चों आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 13, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। अब देखो आपको क्वांटिटी ऑफ चार्ज पता करना है। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वहां पर 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज होती है और 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है 96500 कूलम। ठीक, तो यहां पर कितने फैरेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। अब देखिए Al2O3 से जब हम Al बनाते हैं, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यानी 1 मोल एल्यूमिनियम बनने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 3 फैरेड। 14, द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज। जो सेल कांस्टेंट G होता है इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो बच्चों किसी भी सेल के लिए जो सेल कांस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आंसर हो गया 4, इट इज रिमेन कांस्टेंट फॉर सेल, क्योंकि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो फिक्स होती है और उनका सरफेस एरिया भी फिक्स होता है। तो हमेशा सेल कांस्टेंट किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट होगा। 15, while चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए बच्चों जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें एनोड लेड होता है और जो कैथोड है वो ग्रिड ऑफ लेड होती है। अब जब इस बैटरी को हम डिस्चार्ज करते हैं यानी इससे एनर्जी लेते हैं तो जो लेड है वो सल्फेट के साथ मिलके लेड सल्फेट बनाता है। क्लियर? लेकिन जब चार्ज होती है तो जो लेड सल्फेट है वो लेड में कन्वर्ट होने लगता है, यानी Pb+ कन्वर्ट इनटू Pb। तो जब इसका रिचार्ज होता है तो Pb+ आयन रिड्यूस इनटू Pb, तो रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता है। और बच्चों जब रिड्यूस होता है तो ये हमेशा एनोड पर रिड्यूस होता है। तो बच्चों आंसर हो गया PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आ गया, कॉलर्स लॉ पे बेस्ड है। तो आपको बनाना है NH4OH। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी? देखो बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl और HCl को इस तरह से अरेंज करना है कि लास्ट में आपके पास NH4OH बचे। अब देखो बच्चों NH4Cl को प्लस करते हैं NaOH के साथ और माइनस करते हैं NaCl के साथ। तो Na का माइनस और Na का प्लस कट जाएगा और यहां पर जो प्लस Cl है वो माइनस Cl के साथ कट जाएगा। बचेगा क्या? OH और NH4। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्लस माइनस से ही इसको सॉल्व करते हैं। 17, in the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride which of the half cell reaction will occur at anode। तो सोडियम क्लोराइड हमने लिया NaCl और ये बनाता है Na+ और Cl-, और एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर भी होगा तो ये होगा H+ और OH-। अब ये दोनों तो चले गए कैथोड की तरफ और ये दोनों चले जाएंगे एनोड की तरफ। तो एनोड पर क्या होगा? एनोड पर दो चीजें हैं, एक Cl- भी है और एक OH- भी है।
अब देखिए बच्चों, जो Cl माइनस है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल OH के मुकाबले कम होता है, यानी यहां पर जो Cl है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा इनटू द Cl। क्लियर? तो बच्चों देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा ये Cl कन्वर्ट इनटू Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल X, Y एंड Z। ये X है, ये Y है और ये Z है रिस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल विल बी। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही अच्छी होगी। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है? ये वाला है ना, यानी Z। उसके बाद कौन है? X और लास्ट कौन है? Y। Z, X एंड Y। D विल बी द करेक्ट आंसर। 19, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4 प्लस SN2 प्लस कपल इतना है और Cr3 प्लस Cr कपल के लिए इतना है। तो दीज टू कपल इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक ए सेल। व्हाट इज द सेल पोटेंशियल? तो यहां पर SN4 प्लस SN2 प्लस कितना है? 0.15 वोल्ट और Cr3 प्लस और Cr कितना है? माइनस 0.74। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो Cr3 से Cr बन रहा है ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों को अगर हम रिवर्स करें तो Cr से Cr3 बनने में ये हो जाएगा 0.74, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस 0.15। अब देखिए बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता है। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वो क्या होता है? एनोड। और जो थोड़ा डिफिकल्टी से निकालेगा कंपैरेटिवली वो बनता है कैथोड। अब हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, तो ई सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, ऐसा करते हैं। अब कैथोड कितना है? 0.15 माइनस एनोड कितना है? माइनस 0.74। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा प्लस 0.89 वोल्ट। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 20, ए डिपोलराइजर यूज्ड इन द ड्राई सेल बैटरी इज। तो इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एज ए डिपोलराइजर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी। तो जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वाटर भी होगा, तो ये हो गया H प्लस और ये हो गया SO4 2 माइनस। क्लियर? और इधर होगा H प्लस और OH माइनस। अब ये दोनों जाएंगे एनोड की तरफ, ठीक, तो SO4 2 माइनस भी है और OH माइनस भी है। अब देखो जो OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो SO4 के मुकाबले कम है, तो OH आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब OH इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद OH बना देगा बच्चों वाटर प्लस O2। तो एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई मिलेगी। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस ऑफ ए जिंक इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद एक्वा सोल्यूशन ऑफ 0.1 ZnSO4 और ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमें Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और हमें इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और ये वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो नस्ट इक्वेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें निकालना है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, तो फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF और ये होता है लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो हमें ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है और 2.303 RT बाई एफ की वैल्यू हमें दे रखी है, केवल हमें एन पता करना है। तो बच्चों आप सबसे पहले रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन है Zn2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Zn में, तो ये सॉलिड है और ये एक्वस है। और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है।
तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी में आती है यानी 1 हो जाएगी। तो बच्चों अब आपको सारी वैल्यूज पता है, आप इक्वेशन में सारी वैल्यू लिखिए। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू है -0.76 माइनस अब 2.303 RT बाई एफ, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.06 बाई एन की वैल्यू कितनी है 2, नीचे 2 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो इन दोनों मिला के आ जाएगा log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो अब हमारे पास बचा -0.76 माइनस और ये आ जाएगा बच्चों 0.03 और इंटू 1 हो जाएगा और दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा -0.79। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। तो हमें एक रिएक्शन दे रखी है और डेल्टा जी की वैल्यू भी दे रखी है और हमें सेल पोटेंशियल मालूम करना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है, देखो माइनस डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, अब डेल्टा जी हमें मालूम है, एफ हमें मालूम है और एन की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो यहां पर ये देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो बच्चों यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यानी एन इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ई नॉट सेल हमें निकालना है तो ये हो जाएगा डेल्टा आर जी बाई एन और एफ। तो डेल्टा आर जी की वैल्यू है -50.6 किलो जूल, तो किलो को हमने 1000 लिखा तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा और एन इक्वल टू होता है 2 और एफ होता है फैराडे 96500। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.26 वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। 24, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी द रिएक्शन एट एनोड इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो जब हम लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो लेड है उसका रिडक्शन होता है यानी वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हुए दिखाया गया, ये वाली देखो, लेड सल्फेट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड लेड। 25, a device that convert energy of combustion of fuels like hydrogen, methane directly into electrical energy is known as fuel cell। 26, which cell was used as a power source in Apollo space program। तो वहां पर फ्यूल सेल का यूज हुआ था। 27, यहां पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं और उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है और यहां पर पूछा है कि हमें इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मालूम करना है। अब वो कॉलरास लॉ वही इस्तेमाल करना है। तो जो हमारे पास ये वाला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HOAC इक्वल टू ये होता है बच्चों H प्लस और OAC के बराबर है ना। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इन सबको इस तरह से अरेंज करो कि आपके पास H प्लस और OAC आ जाए। इस तरह अरेंज करता हूं मैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HOAC इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या करते हैं HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl और इसको प्लस करवाते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOAC और बच्चों इसको नेगेटिव करवाते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। यहां पर जो Na है वो माइनस है, यहां पर प्लस है कट जाएगा और यहां पर Cl प्लस है और यहां पर Cl माइनस है, तो बचेगा क्या OAC और H बस। अब इनकी वैल्यूज लिखिए। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl है उसकी वैल्यू है 426.2 और इसको प्लस करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOAC वो है 91 और माइनस करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl वो है 126.5। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 390.7, तो आंसर हो जाएगा बी। 28,
What is the amount of chlorine evolve when 2 ampere of current is passed for 30 minutes in aqueous solution of NaCl? तो यहाँ पे करंट की वैल्यू दी रखी है, यानी I इक्वल टू 2 एम्पियर और टाइम दे रखा है 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 60 सेकेंड। अच्छा, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व, तो यानी WCl2 निकालना है। ठीक, अब देखो बच्चों, WCl2 यानी वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, उसका फॉर्मूला होता है WCl2 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 इंटू I इंटू T बाई F। अब हमें I मालूम है, T मालूम है, F भी मालूम है, तो हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए, तो रिएक्शन हमारे पास है Cl2 और ये कन्वर्ट होता है Cl2 1/2 Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब Cl2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, देखो 35.5 इंटू 2/2, तो बच्चों इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 35.5। ठीक, अब इक्वेशन में वैल्यू रखिए, 35.5 इंटू I कितना हमारे पास 2 इंटू T कितना है 30 इंटू 60/96500। ठीक, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 1.32 ग्राम, तो आंसर हो जाएगा B। लास्ट क्वेश्चन, मैचिंग करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है और यहां पर कुछ कंडीशन दी है। तो देखो बच्चों, यहां पर 2 सेल है, एक हमारे पास है जिंक वाला और दूसरा हमारे पास है कॉपर वाला। ये इधर जिंक वाला है और इधर कॉपर वाला है ना। तो होता क्या है कि जो नॉर्मल कंडीशन में जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर की तरफ जाते हैं, जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में। तो देखिए ये सी वाली कंडीशन पड़ी है, जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों, जब जो हमारे पास एक्सटर्नल वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है जब वो इस वोल्टेज से कम होगी तब ऐसा होता है। तो ये सी मतलब क्यू, और अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्टेज के बराबर हो जाती है, इंटरनल वोल्टेज के बराबर हो जाती है, तो करंट का फ्लो नहीं होता है, नो करंट फ्लो। लेकिन बच्चों अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज को ज्यादा किया एज कंपेयर टू इंटरनल वोल्टेज, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इस समय इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होगा और करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा और वह एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। तो ए का होना चाहिए R, बी का होना चाहिए P और सी का होना चाहिए Q, तो आंसर हो गया बी। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसका PDF मैं वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। जल्दी आपको ये PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।